हेलो ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे साइंस एंड टेक के लेक्चर सीरीज में। और आज हम लोग करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 3। देखो, ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कर ली। लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे कि आखिर कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड फिर हम लोगों ने देखा कि टूल्स क्या क्या जरूरी है। अगर हम टूल्स में देखें तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो टूल्स किए थे उसमें हम लोगों ने डीएनए लिगेज, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्लोनिंग वेक्टर, होस्ट, कॉमन वेक्टर, ठीक है, ये सारी चीजें कर ली थी। और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो जो भी बायोटेक का पहले 2 पार्ट में बताया गया था, तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर हम फॉरेन डीएनए को किसी होस्ट सेल में कैसे ट्रांसफर करते हैं। ये डीएनए हम होस्ट सेल में कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो देखो, इसी चीज के लिए ना 3 मेथड होते हैं। ठीक है। देयर आर 3 मेथड्स फॉर जीन ट्रांसफर। अभी देखो, इन 3 मेथड में सबसे पहला मेथड होता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन, देखो, माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, इस मेथड में आप देखोगे कि ये जो फॉरेन डीएनए है, हर एक जगह पे क्या कर रहे हैं हम, हर एक जगह पे फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर रहे हैं होस्ट में। ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो फॉरेन डीएनए है, ये डायरेक्टली हम होस्ट के सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। और इस तरह का मेथड आपको ज्यादातर एनिमल सेल में देखने को मिलता है। ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। एंड दूसरा मेथड होता है बायोलिस्टिक मेथड। दूसरा बायोलिस्टिक मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, बेसिकली इसको जीन गन कहा जाता है। अगर आप लोग हॉलीवुड मूवी देखते हो तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, स्पाइडरमैन देखा है तो ध्यान होगा कि एक जीन गन होता है, उससे हम इंजेक्ट करते हैं अपने बॉडी में। ठीक है। देखो, ये जो बायोलिस्टिक मेथड है इसमें हम जीन गन का यूज कर रहे हैं। इस जीन गन मेथड में क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बनाते हैं। ठीक है। और फिर इस पार्टिकल को हम गोल्ड और या फिर टंगस्टन, ठीक है, इन दोनों में से किसी के भी हेल्प से इसे क्या करते हैं, डीएनए से कोट करते हैं। डीएनए कोटिंग। ठीक है। और फिर क्या करते हैं, हम इसको हाई स्पीड से प्लांट सेल पर शूट करते हैं। इससे क्या होता है, ये जो डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए क्या होता है, ये डीएनए इनसाइड एंटर कर जाता है। ठीक है। ये क्या था, यहां पे हम देख रहे थे जो भी हम करना चाह रहे हैं उसमें क्या किया हम लोगों ने, पहले माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बनाया। ठीक है। और ये पार्टिकल क्या चीज का है, गोल्ड या फिर टंगस्टन का। अब इसको क्या किए, इसे हम डीएनए से कोट कर दिए। चाहे आप गोल्ड के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बनाओ, उसको डीएनए से कोट कर दो एंड फिर उसको हाई स्पीड इंजेक्ट कर दो प्लांट सेल में। ये ज्यादातर प्लांट सेल में यूज होता है। ठीक है। और हम लोगों ने जो पहले माइक्रो इंजेक्शन देखा, ये क्या था, ये एनिमल सेल में था। ये क्या है, ये प्लांट सेल में। इसके बाद होता है तीसरा मेथड। और इस तीसरे मेथड में क्या करते हैं, इसमें हम डिसआर्म्ड पैथोजन मेथड यूज करते हैं। ठीक है। अभी देखो, इस मेथड में क्या होगा, इस मेथड में देखोगे आप कि ये जो पैथोजन है, इस पैथोजन को हम मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करके क्या करते हैं, हार्मलेस बना देते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम पैथोजन को, पावरफुल पैथोजन को इंजेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि जो होस्ट है शायद उसमें उसे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस पैथोजन को मॉडिफाई करके हार्मलेस बना दे रहे हैं। ठीक है। फिर हार्मलेस बना के इसको क्या कर रहे हैं, फिर हम इस हार्मलेस पैथोजन को वेक्टर के रूप में, किस रूप में, वेक्टर के रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो वेक्टर है,
ये वेक्टर क्या होता है, हम होस्ट सेल में इंजेक्ट कर देते हैं, या फिर यू कैन से कि होस्ट सेल में इन्फेक्ट कर देते हैं। और इसके कारण क्या होता है, ये जो पैथोजन है इसका डीएनए ट्रांसफर हो जाता है होस्ट में। ठीक है, ये मेथड क्या था, ये था डिसआर्म्ड पैथोजन मेथड। ये तीन मेथड बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जब हम जीन ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और अभी तक हम लोगों ने जीन इंजीनियरिंग देखा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखा, डीएनए लाइगेज देखा, वेक्टर्स देखा, होस्ट ऑर्गेनिज्म देखा, जीन ट्रांसफर मेथड देखा। अब जो है ना, इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे कि क्रिस्पर कैस9 क्या होता है, जीन एडिटिंग क्या होता है, डिजाइनर बेबी कंट्रोवर्सी क्या है। अब इन्हीं सबको खत्म करेंगे और फिर हमारे ये लेक्चर कंप्लीट हो। ठीक है, देखो, अभी तक बायोटेक्नोलॉजी का जो फाउंडेशन था ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो हम लोग समझ चुके हैं। अब जो बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पावरफुल और मॉडर्न टूल है, ठीक है, मॉडर्न टूल है, हम इसे समझने वाले हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, क्रिस्पर कैस9। ये बेसिकली आप देखोगे कि इसका यूज क्या है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी में हम इसे कैसे यूज करते हैं, और इसके आने के बाद जीन एडिटिंग जो है वो रिवॉल्यूशनरी कैसे हो गई, इस पे नोबेल प्राइज दिया गया, इस पे डिजाइनर पे भी कंट्रोवर्सी हुई, और इसी पे आज के टाइम पे और आने वाले टाइम पे जो फ्यूचर मेडिसिन होगा वो कंप्लीटली चेंज होते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये समझते हैं जो जीन एडिटिंग था उसमें क्या किए थे हम लोगों ने। ठीक है, देखो, जो जीन एडिटिंग है, जीन एडिटिंग में क्या हो रहा था, अगर डीएनए में कोई भी म्यूटेशन होता था तो हम उसे रिपेयर कैसे करते थे, इसी के लिए हम क्या कर रहे थे, जीन एडिटिंग कर रहे थे। ठीक है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में इसका आंसर था कि जीन एडिटिंग कर देना। अभी देखो, जीन एडिटिंग में साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो डीएनए डिफेक्टिव था, ठीक है, जो जीन डिफेक्टिव था, हम क्या कर रहे थे, उसके स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिमूव कर रहे थे, या फिर उसी में हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, या तो हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ये तीन चीज कर रहे थे हम, रिमूव कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, या फिर मॉडिफाई कर रहे थे। अब जो क्रिस्पर कैस9 है, ये क्या है, ये बेसिकली आप कह लो मॉडर्न जीन एडिटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, अभी देखो, क्रिस्पर कैस9, अभी देखो ये जो टेक्निक है, पहले क्या होता था कि जो जीन एडिटिंग होती थी वो थोड़ा सा स्लो था, लेकिन इस टेक्निक के आने के बाद क्या हुआ कि जो जीन एडिटिंग है ना, ये फास्ट हो गया, ये चीपर हो गया, एंड साथ ही साथ मोर प्रिसाइज हो गया। अभी ये कैसे हुआ, हम इसी चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम क्रिस्पर कैस9 का फुल फॉर्म देखते हैं। ठीक है, क्रिस्पर का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। ठीक है, और ये जो कैस9 है, ये कैस9 क्या है, ये बेसिकली एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन एंजाइम है। अभी देखो, सबसे पहले ना, अगर हम फुल फॉर्म समझ जाते हैं तो हम ये समझेंगे कि इसका ओरिजिन क्या हुआ, कि क्रिस्पर बेसिकली किस कैसे आया। ये जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, ये किससे आया है, एक्चुअली ये एक बैक्टीरिया से आया है। ठीक है, बेसिकली ये एक बैक्टीरिया से इंस्पायर हुआ है। क्या होता था कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो क्या करता था कि अपने डीएनए में, ठीक है, अपने जीनोम में, अपने जीनोम में जो वायरल डीएनए होता था, इस वायरल डीएनए के फ्रेगमेंट्स को स्टोर करता है। ठीक है, और ये जो फ्रेगमेंट स्टोर कर रहा है, इससे क्या कर रहा है, इसे मेमोरी की तरह यूज कर रहा है। ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ये एक मेमोरी की तरह काम कर रहे हैं। और जब भी फ्यूचर में कोई वायरस अटैक होता है, कोई वायरस अटैक करता है, तो बैक्टीरिया करता है कि बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ये जो बैक्टीरिया है इसी डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है, और वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है। और साइंटिस्ट ने क्या किया
कि इसी नेचुरल सिस्टम को जीन एडिटिंग का टूल बना दिया। कितना सिंपल है कि बैक्टीरिया अपने जीनोम के जो वायरल डीएनए उसके फ्रेगमेंट को स्टोर करके रख रहा है एंड इसे एक मेमोरी की तरह यूज कर रहा है। ठीक है, अब ये जो वायरल डीएनए का फ्रेगमेंट स्टोर है इसे मेमोरी की तरह यूज कर रहा है और फ्यूचर में कभी कोई वायरस अटैक करता है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इस वायरस के अटैक के बाद इस डीएनए फ्रेगमेंट के स्टोर से मेमोरी को यूज करते हुए क्या करता है, इस वायरस के डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेता है और इसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। ये क्या है? ये तो नेचुरल था बैक्टीरिया में। अब हमने क्या किया कि इसी बैक्टीरिया के जो नेचुरल सिस्टम हुआ इसको कॉपी किया और इसे जीन एडिटिंग का एक टूल बना दिया। ठीक है, इसीलिए देखोगे कि क्रिस्पर कैस9 के जो डेवलपमेंट है इसके लिए जो इमैनुअल कारपेंटर है, कारपेंटियर नाम है शायद उनका, ये इन्हें नोबेल मिल गया। अब देख लो कि मेडिसिन में किस तरह से नोबेल मिल रहा है। ये अकेले नहीं थे, इनके साथ एक और इंसान थी जिनका नाम था जेनिफर डॉडना। ठीक है, अभी क्या हुआ, इन दोनों को नोबेल मिलता है कब, 2020 में। और ये जो नोबेल प्राइज है ये मेडिसिन में नहीं मिला है, ये किस में मिला है, ये केमिस्ट्री में दिया गया है। ये नोबेल प्राइज का ना एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट था, क्योंकि पहली बार क्या है कि ऑल वुमेन टीम जो है, यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये दोनों वुमेन है, पूरा का पूरा वुमेन टीम को नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, अभी देखो ये तो है कि बैक्टीरिया में किस तरह से नेचुरल सिस्टम था, लेकिन जो हमारा क्रिस्पर है, ठीक है, ये क्रिस्पर काम कैसे करता है। देखो ये जो क्रिस्पर कैस9 का आप जीन एडिटिंग का प्रोसेस देख रहे हो, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, पहले स्टेप में टारगेट जीन आइडेंटिफिकेशन। यहां पे क्या हो रहा है, सबसे पहले साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा जीन मॉडिफाई करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टारगेट जीन आइडेंटिफिकेशन, किस जीन को हमें मॉडिफाई करना है हम उसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। अभी देखो जैसे अगर किसी में कैंसर है, ठीक है, हम लोग कैंसर के एग्जाम्पल से चलेंगे, एग्जाम्पल कैंसर। अब ये कैंसर किसी जीन की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस जीन को आइडेंटिफाई किया। क्लियर, अभी देखो आइडेंटिफाई करने के बाद स्टेप 2, अब स्टेप 2 में क्या हुआ, यहां पे होगा गाइड आरएनए डिजाइन। इस प्रोसेस में आप क्या देखोगे, एक स्पेशल आरएनए मॉलिक्यूल डिजाइन किया जाता है। ठीक है, और ये जो स्पेशल आरएनए मॉलिक्यूल डिजाइन किया जा रहा है इसे हम बोलते हैं गाइड आरएनए, इसे हम बोलते हैं जीआरएनए। ये आरएनए क्या करता है, ये आरएनए जो हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट किया था, जिस भी जीन को टारगेट किया था, जिस भी डीएनए सीक्वेंस को टारगेट किया था, इसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, ये गाइड आरएनए क्या है, इसको आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या दिखेगा आपको कि ये जो मेरा गाइड आरएनए था इसने क्या किया कि टारगेटेड जीन को आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई टारगेटेड जीन। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या होगा, यहां पे कैस 9 जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका एक्शन देखने को मिलेगा, हीरो आ गया हो। कैस 9 क्या है, एक प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन है ये काम करता है मॉलिक्यूलर सीजर का। ठीक है, ये जो कैस 9 है ये क्या करता है, इसे हम गाइड आरएनए के साथ बाइंड कर देते हैं। जो हमारा गाइड आरएनए है हम इसके साथ कैस 9 को बाइंड कर दिए। अब ये क्या होगा, गाइड आरएनए क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है टारगेटेड जीन को, ये आइडेंटिफाई करेगा, कैस 9 क्या है, कैंची है, ये कट करेगा। अब ये उस डीएनए सीक्वेंस तक पहुंचेगा, ठीक है,
और वहां पे कट लगा देगा। ठीक है, अब देखो ये कट हो गया। अब कट होने के बाद थर्ड एंड दिस इज फोर्थ स्टेप। अब डीएनए रिपेयर का काम भी करना होगा। कट तो कर दिया हमने, अब डीएनए रिपेयर भी करना होगा। डीएनए कट तो हो गया, अब क्या है, सेल का ना अपना नेचुरल रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, नेचुरल रिपेयर सिस्टम ये हर सेल में होता है। ठीक है, वो नेचुरली रिपेयर करने का काम स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही नेचुरल रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट हुआ, साइंटिस्ट क्या करेगा, साइंटिस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो हमारा अभी जो करेक्ट जीन सीक्वेंस है, करेक्ट जीन सीक्वेंस है, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। अब ये जो रिपेयर हो रहा है ना, ये इसके साथ में रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, हमारा डीएनए क्या हुआ, मॉडिफाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि कैसे कट लगाया जा रहा है, एंड कट लगाने के बाद सेल का जो नेचुरल रिपेयर सिस्टम है इसको यूज करते हुए हम वहां पे किस तरह से जीन को, डीएनए को मॉडिफाई कर रहे हैं। क्लियर है। अभी देखो ये जो क्रिस्पर कैस9 आया, इसका आखिर एप्लीकेशन क्या है। क्रिस्पर कैस9 आने के बाद क्या हुआ, टेक्नोलॉजी मतलब बायोटेक्नोलॉजी में एक अलग रिवॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इसीलिए हम इसका एप्लीकेशन भी समझते हैं कि क्या एप्लीकेशन है। आप देखोगे यहां पे जैसे हम लोगों ने क्या किया, कैंसर कॉजिंग जीन को कट करके हटा दिया एंड उसके जगह पे करेक्ट जीन सीक्वेंस को लगा दिया, जिससे क्या हुआ, अब कैंसर बड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी इसमें क्या हुआ, सबसे पहले जो जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, इस डिजीज को हम ट्रीट कर सकते हैं किससे, क्रिस्पर कैस9 से। जो जीन में म्यूटेशन हुए हैं उस म्यूटेशन को काट के हटा दिए एंड उसके जगह पे हम कुछ नया लगा दिए। ठीक है, अभी हम लोगों ने कैंसर में देखा था, लेकिन जब हम जेनेटिक डिजीज के बारे में बात करें, जैसे कि सिकल सेल, पढ़ा है हम लोगों ने हेल्थ में। ठीक है, सिकल सेल हो या फिर कलर ब्लाइंडनेस हो, ये सब किसी कारण से ही आता है। हमारे जो जीन है उसी के कारण आता है, म्यूटेटेड जीन के कारण। तो अब हम इसे भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, तो इस जेनेटिक डिसऑर्डर को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखो किसी का हाइट नहीं बढ़ता है, कोई पतला का पतला रह जाता है। ठीक है, ये जो ग्रोथ डिसऑर्डर होता है हम उसे ठीक कर सकते हैं। किसी इंसान को बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हम उसे ठीक कर सकते हैं। किसी को मसल्स डिजीज होती है, हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर थे हम उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिपेयर कर पा रहे हैं। और इसी का एक एप्लीकेशन आप एग्रीकल्चर में भी देखोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्रिस्पर कैस9 के आने से क्या हुआ, जीएम क्रॉप्स डेवलप होने लगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, जापान ने क्या किया कि अभी आप देखोगे कि जापान में क्रिस्पर का यूज करके क्रिस्पर टोमेटो अप्रूव किया गया। और इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी राइस हो, बनाना हो, ठीक है, इन सब पे क्रिस्पर रिसर्च चल रही है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे इसका यूज किया जा रहा है। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि क्रिस्पर कैस9 100% एक्यूरेट है, हमेशा सही होगा। इसके भी कुछ लिमिटेशन है जिसको समझना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जब क्वेश्चन आता है तो एप्लीकेशन लिमिटेशन दोनों स्टेटमेंट में होते हैं और फिर वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो क्रिस्पर एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका कुछ रिस्क भी है। कभी कभी क्या होता है कि आप ये देखो कोई भी टेक्नोलॉजी 100% प्रिसाइज तो होगा नहीं, कभी कभी उनके कारण भी अनइंटेंडेड जो जीन्स होते हैं वो भी मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, अगर हमने जो टारगेट किया था, ठीक है, वो टारगेट गलत हो जाए, ऑफ टारगेट इफेक्ट दिखने लगे, ये भी हो सकता है ना। एंड साथ ही साथ इसके कारण एथिकल कंसर्न भी आ रहे हैं। और ये कंसर्न कैसे होते हैं कि देखो जैसे आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो क्रिस्पर का मिसयूज भी हो सकता है, डिजाइनर बेबीज आ सकते हैं, डिजाइनर बेबीज आ सकते हैं। आप देखे हुए कि 2018 में क्या हुआ था, एक चाइनीज साइंटिस्ट था, ठीक है, जिनका नाम था ही जियान कुई।
ठीक है। इसने क्या किया था, इसने एम्ब्रियो जीन एडिटिंग कर ली थी, ताकि क्या हो कि जो बच्चा होगा ना वो HIV रेसिस्टेंट हो। और इस एक्सपेरिमेंट के कारण क्या होता है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट ने इसे क्रिटिसाइज किया, और इसके कारण ये एथिकल कंसर्न बन गया। ठीक है। अभी देखो, ये तो था कि क्रिस्पर कैसनाइन कैसे काम करता है, क्रिस्पर कैसनाइन के क्या लिमिटेशन, लेकिन इसी में एक कॉन्सेप्ट है जीन थेरेपी। ठीक है। ये जो जीन थेरेपी है, ये क्या है, जीन थेरेपी का एक रियल केस बायोटेक्नोलॉजी में फेमस है। ठीक है। और वो क्या है, वो है एक टीनेज गर्ल, टीनेज गर्ल। अब ये कैसे, देखो, एक टीनेज गर्ल थी जिनका नाम था एलिशिया। ठीक है। एलिशिया जो है वो किससे सफर कर रही थी, वो कर रही थी टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकमिया। ये इस चीज से सफर कर रही थी। ठीक है। जितने ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट थे सब अप्लाई करके देख लिया गया, सारे फेल हो चुके थे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यूज किया। वो क्या है, वो है बेस एडिटिंग। और ये जो बेस एडिटिंग है, इसमें क्या होता है, इसमें आप देखोगे बेस एडिटिंग में क्या होता है, जो डीएनए है हमारा, ठीक है, डीएनए के इंडिविजुअल बेस जो होते हैं ना, इंडिविजुअल बेस, हम इसे ही एडिट करने की बात कर रहे हैं, इसे ही चेंज करने की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे, हमने साइटोसिन देखा था ना, उसे हम क्या कर रहे हैं, हम उसे गुआनिन से रिप्लेस कर दे रहे हैं। हम थाइमीन देखे थे ना, उसे हम एडेनिन से रिप्लेस कर रहे हैं। और बेस एडिटिंग क्या है, बेस एडिटिंग बेसिकली आप देखोगे जो क्रिस्पर कैस9 है, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्रिस्पर। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे जो बेस है हम उसी को चेंज कर दे रहे हैं, सी को जी कर दे रहे हैं, टी को ए कर दे रहे हैं। ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होता है, इसका जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो कैसा है, ट्रीटमेंट प्रोसेस। अभी देखो इसका जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम क्या देखोगे, स्टेप वन में क्या होता है, कोई हेल्दी डोनर डोनर खोजा जाता है। ठीक है। हेल्दी डोनर खोजा गया, एंड इससे हम टी सेल निकाले। ठीक है। अब ये क्या है, ये हेल्दी टी सेल है। अब इस टी सेल को सेकेंड स्टेप में देखोगे हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है। और मॉडिफाई कैसे किए, तो आपको वो तीसरे स्टेप में देखेगा। हमने उस जो ये टी सेल लिया है, इस सेल को रीप्रोग्राम किया। ठीक है। और प्रोग्राम किया किस तरह से, कि ये सेल जाके जो कैंसर सेल है, ठीक है, इस कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करे। ठीक है। अब सेट फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ये जो मॉडिफाइड टी सेल, मॉडिफाइड टी सेल, इस टी सेल को जो पेशेंट है, मतलब कि यहाँ पे एलिशिया, इस पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। ठीक है। और रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला कि जो कैंसर है, जो यहाँ पे जो दिख रहा है कि टेज, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो ल्यूकमिया है, ये क्या हुआ, ये रिमिशन में चले गया। यहाँ पे ये जो कैंसर हो रहा था, ये कैंसर अब धीरे धीरे कम हो गया। ठीक है। तो ये चीज होता है किसमें, ये चीज होता है बेस एडिटिंग में। अब क्या इससे ज्यादा आपको कुछ जानना है, नहीं जानना है इससे ज्यादा कुछ, इतना ही जानना है आपको, क्रिस्पर कैस9 क्या है, बेस एडिटिंग क्या है। अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और वो क्या है, वो है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। ठीक है। इसे हम SCNT भी कहते हैं।
अभी देखो, ये बेसिकली एक क्लोनिंग टेक्निक है, ठीक है। ये क्लोनिंग टेक्निक में क्या होता है, हम इस चीज को भी समझ जाते हैं। देखो, ये जो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर है, इसमें क्या होता है, जो बॉडी सेल होता है, ठीक है, बॉडी सेल का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस क्या करते हैं हम, एग सेल, एग सेल में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अभी इस पूरे पिक्चर में आप क्या देखोगे, सोमेटिक सेल ट्रांसफर में, कि बॉडी सेल का न्यूक्लियस को हम एग सेल में ट्रांसफर कर रहे हैं, एग सेल में इंसर्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है, इसका जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, देखो, इसके प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम जो सोमेटिक सेल है, मतलब कि बॉडी सेल, ठीक है, सोमेटिक सेल, इस सेल से न्यूक्लियस को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं, जो एग सेल लिए, ठीक है, इस एग सेल का न्यूक्लियस को हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, इसे भी हम रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में देखो, यहां पे जो सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस को हम उठाते हैं और कहां डालते हैं, एग सेल में। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस को एग सेल में। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिकल शॉक के बाद क्या होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और सेल डिवीजन के कारण अब एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, यहाँ जो ये एम्ब्रियो डेवलप हो गया, अब क्या होता है, आपको यहाँ पे दिखेगा, ये जो हम लोग सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर देख रहे हैं, अब इसके कारण हम देख रहे हैं कि कैसे सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और एम्ब्रियो बन जा रहा है, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है कि हम इससे बहुत तरह की चीजें बना सकते हैं। हम इसका यूज स्टेम सेल रिसर्च में कर सकते हैं, हम इसका यूज करके रीजेनरेटिव मेडिसिन बना सकते हैं, हम इसका यूज करके थेराप्यूटिक क्लोनिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम देख रहे हो आप कि सोमेटिक सेल का यूज कर करके क्या क्या चीजें हो सकती है, और यही सारी चीजें आपको समझनी है। अगर आप ये सारी चीजें समझ जाते हो, तो फिर आपको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। देखो, यहाँ पे हम लोगों ने सोमेटिक सेल का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझा, ठीक है। उसके बाद हमने उसके एप्लीकेशन को भी समझा। इस एप्लीकेशन में क्या देखा हमने कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्लोनिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि जो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म है, हम उसे भी क्रिएट कर पा रहे हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर आप लोग देखो, तो बचपन में आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा, 8th और यू कैन से कि 10th में पढ़ा होगा, डॉली सिप के बारे में। ये जो सिप डेवलप की गई थी, ये जो क्लोनिंग की गई थी, ये इसी मेथड को यूज करके किया गया था, ठीक है। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होता है, ये तो बेसिकली आप देखोगे रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग थी, सॉरी यहाँ पे नहीं, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, ये जो की गई थी, इसमें डॉली सिप बनाया गया था, ठीक है। इसके पास आप जो ये थ्योरेपेटिक क्लोनिंग देख रहे हो, इसमें क्या हुआ, इसमें हम अलग अलग तरह के टिश्यूज को रीजेनरेट कर सकते हैं, इसे हम इसमें अलग अलग हम ऑर्गन्स को रिपेयर कर सकते हैं। रीजेनरेटिव मेडिसिन का जो यहाँ पे बात हो रहा है, इसमें हम वो बना सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप देखोगे कि अगर हम इस तरह का मेथड को यूज करते हैं, तो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, हम उसे भी कंजर्व कर सकते हैं। हम रेयर जो बचे हुए एनिमल्स हैं, उनको क्या करेंगे, उनको क्लोन करके उनके पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आप देखोगे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज था। इसमें हम लोगों ने देखा क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग सेल और बॉडी सेल, इन्हीं का यूज हो रहा है। बॉडी सेल में कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो प्लीज कमेंट करके बताना कि सर मुझे ये भी पता नहीं है, तो फिर मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी, अब हम पूरा बायोटेक्नोलॉजी का ना एप्लीकेशन समझेंगे, ठीक है।
एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक। ठीक है, इसी में जीएम क्रॉप्स भी आएगा। ठीक है, इसी में हम लोग देखेंगे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का और एप्लीकेशन क्या होता है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली पूछे गए। सबसे पहले देखो, बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ लैब रिसर्च तक ही लिमिटेड नहीं होता है। लैब में रिसर्च किए जाते हैं, अगर वो रिसर्च सक्सेसफुल होता है तो हम उसका एप्लीकेशन भी देखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा स्टेम सेल वाले का एप्लीकेशन क्या है, हमने क्रिस्पर का एप्लीकेशन देखा। ठीक है, कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे, जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसका मेजर यूज अगर आप देखोगे तो थ्योरेपेटिक में आप देखोगे, डायग्नोस्टिक में देखोगे, एग्रीकल्चर में देखोगे। ठीक है, प्रोसेस फूड जो हम लोग खाते हैं उसमें भी बायोटेक का एप्लीकेशन होता है, बायो रेमेडिएशन में भी इसका यूज होता है। और ये सारे स्टेटमेंट, ये सारे एग्जाम्पल्स यूपीएससी के पीवाईक्यू में आपको मिल जाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट में भी बायोटेक का यूज होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में भी बायोटेक का यूज होता है। तो हम लोग एक एक करके हर एक यूज को, हर एक एप्लीकेशन को समझें। सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं, थेरेप्यूटिक। इसमें क्या होता है, इसमें हम बायोटेक का यूज करते हैं फॉर मेडिसिन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बायोटेक का यूज करके यहाँ पे मेडिसिन बना रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, अगर हम इंसुलिन बना रहे हैं, ये क्या है, इसी का एग्जांपल है। अगर हम वैक्सीन बना रहे हैं, ये क्या है, इसी का एग्जांपल है। अगर हम यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना रहे हैं, ये भी इसी का एग्जांपल है। ठीक है, अभी देखो दूसरा एप्लीकेशन डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में आप क्या देखोगे कि हम क्या कर रहे हैं कि बायोटेक का यूज करके डिजीज को डिटेक्ट कर रहे हैं। जैसे देखो पीसीआर टेस्ट, पीसीआर टेस्ट में क्या हुआ, डिजीज को डिटेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे डिटेक्शन के लिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी पढ़े। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम भी डायग्नोस्टिक कर रहे हैं। इसके बाद आप देखोगे तीसरा एप्लीकेशन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन आपको ज्यादा दिखेगा। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर जो है वो बेसिकली यहाँ पे एग्रीकल्चर में हम बायोटेक को इस तरह से यूज किए कि जो हमारे क्रॉप्स थे, हम इन क्रॉप्स को इंप्रूव करने लगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अब अपने क्रॉप्स को पेस्ट रेसिस्टेंट बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपने क्रॉप को ड्रॉट रेसिस्टेंट रेसिस्टेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हम कर रहे हैं, ये जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर में ही हो रहा है ना। इसी के साथ आप देखोगे कि एग्रीकल्चर में हम जीएम क्रॉप्स डेवलप कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फेमस। और यहां से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ये बायोटेक का बहुत ही ज्यादा फेमस एप्लीकेशन है, जीएम क्रॉप्स। ठीक है, जीएम क्रॉप्स, इसका मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, अभी देखो जीएम क्रॉप्स में क्या होता है, जीएम क्रॉप्स बेसिकली वो क्रॉप्स होते हैं जिसके डीएनए को ही हम क्या कर रहे हैं, हम मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये प्लांट्स में हो रहा है। और उन प्लांट्स में क्या कर रहे हैं, हम उन प्लांट्स में न्यू ट्रेट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें ना, पेस्ट रेसिस्टेंट बना रहे हैं, हम ड्रॉट रेसिस्टेंट बना रहे हैं, हम हायर यील्ड डेवलप कर रहे हैं, हम बेटर न्यूट्रिशन मिले उस क्रॉप्स को खा के, हम उसके लिए जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, इसका एडवांटेज भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एबायोटिक स्ट्रेस जो होता है, ये एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाता है। जैसे कि ड्रॉट को टॉलरेट कर पाएगा, हीट को टॉलरेट कर पाएगा, सैलिनिटी को टॉलरेट कर पाएगा। तो ये सारी चीजें आप जीएम क्रॉप्स में देखोगे। पेस्ट रेसिस्टेंट हो पाएगा। देखो जीएम अभी क्या हो रहा है ना, बहुत सारे क्रॉप्स जो नेचुरली ऑर्गेनिक क्रॉप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेस्ट आ गए हैं आज के टाइम पे जो कि उस क्रॉप्स को खराब कर देते हैं। जैसे कि आप देखो बीटी क्रॉप्स। ठीक है, ये जो बीटी क्रॉप्स हैं, ये सारे कौन कौन से क्रॉप्स हैं, तो हम इसी को आज पढ़ेंगे। बीटी क्रॉप्स में क्या होता है, बीटी क्रॉप्स में आप देखोगे कि हम क्या कर रहे हैं कि इसे पेस्ट रेसिस्टेंट बना दे रहे हैं, जिससे कि कीड़े इसे नहीं खा पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि जो हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस देखते हैं क्रॉप्स में, हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। तो जीएम क्रॉप्स को ना लॉन्गर सेल्फ लाइफ तक का बनाया जा रहा है, ताकि वो लंबे समय तक रह सके, कि हार्वेस्ट के बाद
तुरंत ही उसे बेचना ना पड़े या तो तुरंत ही उसे कंज्यूम ना करना पड़े, हम उसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकें। ठीक है? आप देखोगे, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हम न्यूट्रिशन को कैसे बढ़ा सकते हैं किसी भी क्रॉप में। तो आप देखोगे आज के टाइम पे गोल्डन राइस का एग्जांपल, ठीक है? ये जो गोल्डन राइस का एग्जांपल है, इसमें क्या हो रहा है? हम इसके न्यूट्रिशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अगर देखोगे, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में क्या देखोगे, जो जीएम प्लांट्स है, ठीक है? वो फार्मास्यूटिकल और बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए भी यूज किए जा रहे हैं। और जब इसके लिए यूज किए जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि वहां पे जो चीजें हमें चाहिए, हम प्लांट के हम क्रॉप्स को उस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं ताकि वो सारी चीजें हमें उससे मिल सके। ठीक है? तो ये सब आप एप्लीकेशन देख रहे हो कि जीएम क्रॉप्स पे कैसे हो रहे हैं और जो हमारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो कैसे हो रहा है। ठीक है? अभी देखो, हम लोग क्या करेंगे, इंडिया में जो जीएम क्रॉप्स है, ठीक है? जीएम क्रॉप्स इन इंडिया, इसको भी समझ जाते हैं अच्छे से। यहाँ पे क्या-क्या हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है। देखो, इंडिया में जो जीएम क्रॉप्स है, वो क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। इसका रीज़न क्या है? देखो, अभी इंडिया में क्या है ना कि कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए जीएम क्रॉप्स को अप्रूव किया गया है। ठीक है? जैसे कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है बीटी कॉटन। ठीक है? ये जो बीटी बीटी कॉटन है, ये बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन का क्रॉप है। ठीक है? अब इस कॉटन क्रॉप में क्या हो रहा है? इस कॉटन क्रॉप में एक जीन को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका नाम है क्राई 1 एसी। ठीक है? ये जो जीन है, इस जीन को इसमें ऐड किया गया। और ये जो जीन है, ये जीन निकाला गया एक बैक्टीरिया से। ठीक है? बैक्टीरिया, जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। सॉरी, इसका नाम प्रोनाउंस करने में नहीं बन रहा है, इसीलिए हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीटी। अब इस जीन को ऐड करने के कारण यहाँ पे क्या हुआ? कॉटन का नाम क्या रख गया? बीटी कॉटन। ठीक है? अब इस बैक्टीरिया से ये जीन निकालकर हम कॉटन के क्रॉप में ऐड कर दिए। ठीक है? अभी क्या हो रहा है? ये जो बीटी कॉटन है, ये काम कैसे करता है? इसको भी समझना होगा। देखो, बीटी जीन जो जो जीन हम यहाँ से निकाल के इसमें डाल रहे हैं, इस जीन का काम क्या होता है? और ये जीन किस तरह से हेल्प कर रहा है कॉटन के प्रोडक्शन में? हम इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? ये जो बीटी है, ये क्या कर रहा है? बीटी कॉटन कैसे काम कर रहा है? क्या है कि यहाँ जो बीटी जीन है, ये जीन क्या करता है? एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। और ये जो प्रोटीन होता है ना, ये प्रोटीन इंसेक्ट जो है, उन इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक होता है। ठीक है? तो ये क्या करता है? ये उस इंसेक्ट के गले में जाके बैठ जाता है और फिर वो इंसेक्ट मर जाता है। ठीक है? और ज्यादातर आप देखोगे कि कॉटन को ना एक जो पेस्ट है, एक इंसेक्ट है, वो ज्यादा ही डैमेज करता था, जिसका नाम है लेपिडोप्टेरन पेस्ट। अब इस पेस्ट से रेसिस्टेंट बनाने के लिए हमने क्या किया कि कॉटन में ये प्रोटीन ऐड कर दिया। और इस पेस्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल है बॉल वॉर्म। ठीक है? और इसके कारण क्या हुआ कि आपको इस बीटी कॉटन का हेल्प आपको कैसे दिखेगा कि बीटी कॉटन आने के कारण क्या हुआ कि आप देखोगे आफ्टर 2002, ये 2002 से इंडिया में कल्टीवेट हो रहा है। और इसके कारण आप देखते हो कि इंडिया में कॉटन का जो प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज हो गया। कॉटन का जो एरिया है, प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो ही गई, कॉटन का जो एरिया है, ये भी इंक्रीज हो गया। ठीक है? और ये चीज आप देख रहे हो, और इस बीटी के ऐड करने के कारण हुआ क्या हुआ कि जो इंसेक्ट के कारण लॉस होता था, उसमें 97% तक का रिडक्शन आपको देखने को मिला है। ठीक है? इसके कारण क्या हुआ? फायदा हो रहा है। ठीक है? अभी देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी आपको ध्यान में रखना है, और ये क्या है? ये है बॉल गार्ड टेक्नोलॉजी। ये जो बॉल गार्ड टेक्नोलॉजी है, ये क्या बताता है? बॉल गार्ड टेक्नोलॉजी बेसिकली एक बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी को ही बोलते हैं। ठीक है? बॉल गार्ड में क्या होता है? बॉल गार्ड 2, इसमें क्या होता है कि दो जीन यूज होते हैं।
ठीक है। और ये कौन कौन से जीन है? ये है क्राई 1 एसी एंड क्राई 2 एबी। ये दो जीन यूज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि दो जीन के कारण ये जो पेस्ट रेसिस्टेंट कैपेसिटी है इसकी, ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है। लेकिन इसके कारण ना कुछ कंसर्न भी आ गए। अब क्या हुआ, जब हम इन दोनों जीन को ऐड कर दी, ठीक है, तो क्या हुआ कि अब ये जो कॉटन का प्लांट है, इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है, ये इंक्रीज हो गई। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि आप देखोगे कि एक टाइम के बाद ना ये जो पेस्टिसाइड रेसिस्टेंट पेस्ट होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे सकिंग पेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है। तो इन सब चीजों के कारण आप देखोगे कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है बीटी कॉटन को लेके, जिसके कारण बहुत जगह पर बहुत तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। अभी देखो बीटी का यूज करके हमने देखा कि कैसे यहाँ पे दो दो जीन्स का यूज किया जा रहा है, और ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपने क्रॉप्स को पेस्ट से बचा रहे हैं। लेकिन अब ये तो था बीटी कॉटन। अब इसी के साथ एक और चीज आता है, ये आता है बीटी ब्रिंजल। ठीक है। बीटी ब्रिंजल क्या है? ये भी एक मॉडिफाइड क्रॉप है, और इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी हम लोग क्राई 1 एसी जीन को यूज कर रहे हैं। और यहाँ ये भी कहां से निकाल रहे हैं? तो सेम जो ये बैसिलस हमारा बैक्टीरिया है। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ भी हम क्यों कर रहे हैं, बीटी ब्रिंजल क्यों बना रहे हैं, इसे डेवलप करने का क्या रीजन है? इसे हम इसलिए डेवलप कर रहे हैं ताकि ये जो हमारा ब्रिंजल फ्रूट है, ठीक है, एंड शूट बोरर, BFSB, हम इससे प्रोटेक्ट करने के लिए बीटी कॉटन बना रहे हैं। इसके कारण क्या हुआ, ये अकेला पेस्ट क्या कर रहा है कि मोर देन 30 to 50% क्रॉप्स को खत्म कर दे रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया, बीटी कॉटन बनाया। ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ कि बीटी ब्रिंजल भी हमारा, ब्रिंजल का भी प्रोडक्शन हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ठीक है। अभी देखो क्या होता है, ये तो बहुत सारे इस तरह के क्रॉप्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे, ये जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, इसका जो रेगुलेशन है ना, इसमें प्रॉब्लम है। इसका रेगुलेशन स्टेटस अगर आप देखोगे तो 2009 में जो हमारा GEAC है, इन्होंने क्या किया था, बीटी ब्रिंजल को बायोसेफ्टी क्लियरेंस दे दिया। बायोसेफ्टी क्लियरेंस। ठीक है। लेकिन 2010 में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, इस क्लियरेंस पे मोरेटोरियम लगा देती है। ठीक है। इसलिए आप देखोगे इंडिया में बीटी ब्रिंजल जो है, ठीक है, इस बीटी ब्रिंजल का कमर्शियल कल्टीवेशन अलाउड नहीं है। इसी तरह से बांग्लादेश का एग्जांपल लो। बांग्लादेश में क्या है, बीटी के ब्रिंजल कल्टीवेट हो रहे हैं, और वहां पे बेनिफिट भी रिपोर्ट किए गए हैं कि हायर प्रोडक्शन हो रहा है, साथ ही साथ मोर देन 60% पेस्टिसाइड रिडक्शन हो गया है। ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे कि इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में अपोजिशन क्यों हो रहा है, आखिर अपोजिशन का रीजन क्या है? देखो, अपोजिशन का अगर मेन रीजन समझो तो सबसे बड़ा रीजन है बायोडाइवर्सिटी। अपोजिशन रीजन, सबसे बड़ा रीजन है बायोडाइवर्सिटी। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है क्रॉस पॉलिनेशन का रिस्क। और अभी तक देखो बहुत सारी चीजें, बहुत रिसर्च नहीं हुई है, इसीलिए हेल्थ भी एक बड़ा कंसर्न है, एंड फार्मर एक्सपीरियंस, दीज आर द कंसर्न, जिसके कारण इंडिया में क्या हुआ कि इस क्लियरेंस पे मोरेटोरियम लगा दिया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। अभी देखो ये तो था मेरा बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल। अभी क्या है,
इसके अलावा जीएम क्रॉप्स में आप देखोगे इंडिया में, ठीक है, जीएम मस्टर्ड, ठीक है। जीएम मस्टर्ड का जो नाम है वो नाम है DMH11। डीएमएच का मतलब होता है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, ठीक है। आप देखोगे ये जो जीएम मस्टर्ड है ये इंडिया का फर्स्ट जीएम फूड क्रॉप कैंडिडेट है। ये क्या है? ये इंडिया का फर्स्ट जीएम फूड क्रॉप कैंडिडेट बन जाता है। अभी देखो ये जो जीएम मस्टर्ड है ये डेवलप किसने किया है? ये डेवलप किया है डीयू के साइंटिस्ट ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने, ठीक है। और इसमें भी जो लीडिंग साइंटिस्ट है उसका नाम है दीपक पटेल, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें दो तरह के जीन यूज किए गए हैं। ये जो आप जीएम मस्टर्ड देख रहे हो इसमें आप क्या देखोगे, टू मेन जीन्स आर यूज्ड, और ये दो मेन जीन कौन कौन से हैं? बार्नीज और बस्तर, ठीक है। पहला क्या है? बार्नीज एंड दूसरा बस्तर, ठीक है। और ये जो निकाला गया ये जीन किससे निकाला गया? ये भी एक बैक्टीरिया से निकाला गया जिसका नाम है बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसियंस। सॉरी, नाम फिर से प्रोनाउंस करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मैं बस यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, आप उसे अच्छे से देख लो। अरे स्पेलिंग, अमाइलो लिक्विफेसियंस, ठीक है। इस बैक्टीरिया से ये दोनों जीन निकाला गया है जिसका यूज करके जीएम मस्टर्ड बनाया गया। अभी देखो यहाँ पे जो बार्नीज जीन है और ये जो बास्टर जीन है इसमें क्या है? ये जो बार्नीज जीन है ये क्या करता है? एक एक करके, हाँ, ये जो बार्नीज जीन है ये क्या करता है? ये देखोगे ये जो पॉलन प्रोडक्शन होता है ना, इस पॉलन प्रोडक्शन को डिसरप्ट कर देता है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा बस्टर जीन है ये क्या करता है? ये क्या करता है कि जो बार्नीज है इसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ बार्नीज। और इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? इससे क्या हो जा रहा है कि हम एक कंट्रोल्ड वे में हाइब्रिडाइजेशन कर पा रहे हैं। ये पॉसिबल हो पाता है। और आप देखोगे जीएम मस्टर्ड के आने से क्या हुआ कि आप देख सकते हो कि ये जो रिसर्च हुआ है इस रिसर्च में ये देखा गया है कि मोर देन 30% हायर यील्ड डेवलप कर पा रहे हैं हम लोग, हायर यील्ड क्लेम कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जिस तरह से हम लोगों ने बेटी ब्रिंजल में देखा उसी तरह से हम यहाँ पे जीएम मस्टर्ड में भी देखते हैं कि इसमें भी डिबेट चल रहा है, इसमें भी सपोर्टर्स हैं और इसमें भी अपोजिशन है। सपोर्टर्स का आर्ग्यूमेंट है कि हायर प्रोडक्टिविटी हो पा रही है जिससे क्या हो रहा है कि हम इंपोर्ट पे बहुत कम डिपेंडेंट रहेंगे, फार्मर का इनकम भी बढ़ेगा। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो वापस से एक ही बात लेकर आ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कंसर्न एंड हेल्थ कंसर्न। एंड अभी भी ये सिर्फ और सिर्फ 30% हायर यील्ड बता पा रहा है, इसीलिए यील्ड भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग आएंगे गोल्डन राइस पे। गोल्डन राइस, ये जो गोल्डन राइस है ये भी जीएम क्रॉप्स है, ठीक है। और इसको डेवलप किया गया है किस चीज के लिए? इसको डेवलप किया गया था विटामिन ए जो है ना, विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो हो रही है आज के टाइम पे, इससे कॉम्बैट करने के लिए हम इस डेफिशिएंसी से कॉम्बैट करना चाहते हैं, इसी कारण से हम लोग गोल्डन राइस लेके आए। अभी देखो गोल्डन राइस में क्या है ना कि यहाँ पे जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जा रहा है इसमें क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे हम गोल्डन राइस के अंदर क्या कर रहे हैं? गोल्डन
राइस। इस राइस के अंदर आप देखोगे कि हम बेटा कैरोटीन प्रोडक्शन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, उस जीन को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बेटा कैरोटीन है, ये बॉडी में कन्वर्ट होता है और ये कन्वर्ट होके क्या बन जाता है? विटामिन ए। ये जो बेटा कैरोटीन है, ये क्या करता है? जब ये बॉडी में जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। जिससे क्या होगा कि विटामिन ए का जो डेफिशिएंसी है, हम इसे कम कर पाएंगे। ठीक है, और गोल्डन राइस बहुत यूजफुल हो सकता है साउथ एशिया में, जहां पर क्या है कि राइस एक मेजर स्टेपल फूड है। अगर आप रिसर्च के अकॉर्डिंग देखोगे तो गोल्डन राइस जो है ना, वो एक एडल्ट के अंदर जो विटामिन ए का डेली रिक्वायरमेंट होता है, उसको मोर देन 50% तक प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो गोल्डन राइस भी आप देख लिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारा एक और इंपॉर्टेंट जीएम क्रॉप, वो है जीएम रबर। ठीक है, अभी देखो इस जीएम रबर को इंट्रोड्यूस किसने किया है? जीएम रबर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अभी देखो यहाँ पे जीएम रबर में क्या हो रहा है? जीएम रबर क्या है? बेसिकली एक प्लांट है। यहाँ पे एक प्लांट डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो रबर प्लांट डेवलप किया जा रहा है, इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें एक्स्ट्रा कॉपीज इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक है, और इसमें कौन सा जीन इंट्रोड्यूस किया गया है? MnSOD जीन। ठीक है, ये जीन क्या करता है? ये जीन मैग्नीज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ठीक है, ये काम करता है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो जीएम रबर क्रॉप डेवलप किया जा रहा है, ये जीन क्या कर रहा है? ये जीन बेसिकली रबर प्लांट को हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? अगर बहुत ही ज्यादा विंटर हो जाए, सिवियर विंटर हो जाए, ठीक है, तो इस विंटर में ये जीन क्या करेगा कि कोल्ड टॉलरेट करने की कैपेसिटी डेवलप करवाएगा उस प्लांट के अंदर। जिससे क्या हो जाएगा कि हम जीएम क्रॉप्स को, ठीक है, मतलब कि जीएम रबर को हम अभी जैसे कि बहुत कम एरियाज में ही डेवलप कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा, इसके बाद हम इसको अलग अलग एरियाज में भी डेवलप कर सकते हैं, अलग अलग एरियाज में भी कल्टीवेट कर पाते हैं। जैसे देखोगे, अगर इस तरह का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, ठीक है, हम नॉर्थ ईस्ट में भी क्या होता है कि रबर उगा पाएंगे, रबर कल्टीवेट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे अभी आप देखोगे साउथ इंडिया में रबर का कल्टीवेशन होता है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको अदर एरियाज में भी कल्टीवेट कर सकते हैं, अगर ये कोल्ड टॉलरेंट भी बन जाता है तो। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब आप देख रहे हो कि जीन मॉडिफिकेशन है। ये सब क्या है? जीन एडिटेड क्रॉप्स है। अभी देखो क्या होता है ना कि जब यहाँ पे बात आती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और जीन एडिटेड क्रॉप्स, यहाँ पे ना डिफरेंस है। लोग इस डिफरेंस को नहीं समझ पाते, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने वाले हैं। जीएम क्रॉप्स जो आपको पता चली गया है, अब हम लोग पढ़ेंगे जीन एडिटेड क्रॉप्स। ठीक है, अभी देखो जो जीन एडिटेड क्रॉप्स होते हैं, इसमें जो एडिटिंग टूल्स यूज करके हम क्या करते हैं, इसमें आप देखोगे कि हम जीन एडिटिंग टूल्स को यूज तो करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि प्लांट के जो एग्जिस्टिंग जीन्स होते हैं ना, इसको मॉडिफाई करते हैं। यहां पे हम कोई भी फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम जीएम क्रॉप्स की बात करते हैं, जीएम क्रॉप्स में क्या होता है, यहाँ पे हम जीन एडिटिंग टूल्स को यूज तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, होस्ट के अंदर। एग्जाम्पल में आपने बीटी कॉटन देखा, एग्जाम्पल में आपने बीटी ब्रिंजल देखा। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या समझ लिए? हम लोगों ने ये समझा कि जीएम क्रॉप्स क्या होता है, बीटी कॉटन क्या है, बीटी ब्रिंजल क्या है, जीएम मस्टर्ड क्या है,
गोल्डन राइस क्या है, जीन एडिटेड क्रॉप्स क्या है। अब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं। अब हम लोग क्या समझेंगे कि अभी भी आप देखोगे जब मॉरेटोरियम लग चुका है उसके बाद भी इलीगल कल्टीवेशन हो रहा है जीएम क्रॉप का, ठीक है। और इस इलीगल कल्टीवेशन में आप देखोगे एसटीबीटी कॉटन, ग्लाइफॉस्फेट कंट्रोवर्सी, और साथ ही साथ इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं इसके रेगुलेशन सिस्टम, इन सब चीजों के बारे में भी समझेंगे। और जब इन सब चीजों को भी समझ जाएंगे तो आपका एक जो बेसिक बायोटेक्नोलॉजी से कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। और इसके बाद जब आप नोट्स पढ़ोगे तो नोट्स पढ़ने के बाद आपको वो पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी जो आपके लिए जरूरी है बायोटेक से रिलेटेड, ठीक है। अभी देखो हम लोग जीएम और रेगुलेशन को समझते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें हम लोग एच टी बीटी कॉटन को भी देखेंगे एंड इंडिया में बायोटेक पॉलिसी कैसी है, हम इन सब चीजों को भी समझते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली आपका बायोटेक का फाइनल कॉन्सेप्ट होगा, इसके बाद हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इतना कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हो तो आप अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एंड उसमें एक्यूरेसी भी हो। देखो हमने अभी तक देखा है कि इंडिया में जीएम क्रॉप्स कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, गवर्नमेंट लगातार इसमें रेगुलेशंस लाती रहती है और फ्रीक्वेंटली इससे रिलेटेड चीजें न्यूज में भी आती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इन सब चीजों को भी समझना जरूरी है। देखो इंडिया में क्या है कि जीएम क्रॉप्स का जो रेगुलेशन है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। आप देखोगे कि हम लोग जो अभी तक कर रहे थे, देखो हमें पता है कि इंडिया में जो जीएम क्रॉप्स का रेगुलेशन है ये बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन कुछ केसेस में क्या आता है ना कि इलीगल कल्टीवेशन देखा गया। जैसे एग्जांपल में आप देखोगे कि हरियाणा, राजस्थान, इस तरह के कुछ एरियाज में बीटी ब्रिंजल, ठीक है, बीटी ब्रिंजल की कल्टीवेशन देखी गई, ठीक है। और इसी तरह से आप देखोगे कि एच टी बीटी कॉटन सीड, ये सीड भी इलीगल मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। अभी देखो ये जो इलीगल सीड्स है, एचटीबीटी क्या है, एक इलीगल सीड है, ठीक है। ये जो इलीगल सीड है इसके ना कुछ रिस्क होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि आपको जो बायो सेफ्टी नॉर्म्स है ना इसे फॉलो करना पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि ये बायो सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं होते। इसमें क्या होता है ना क्वालिटी को भी ध्यान में देना पड़ता है, ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल भी नहीं होता है। अभी क्या हो रहा है कि फार्मर को ये सीड तो बेच रहे हैं लेकिन इस सीड के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो फार्मर को क्या हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि उनके एरियाज में प्रॉब्लम हो सकती है, उनके जो फार्मलैंड है उसमें दिक्कतें हो सकती है, और इसके कारण क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज आपको दिख रहा है, और इसी में जो एसटीबीटी कॉटन है, हम इसमें क्या कंट्रोवर्सी है इस कंट्रोवर्सी को भी समझते हैं। ये जो एसटीबीटी है इसमें क्या हो रहा है, ये जो एसटीबीटी कॉटन है इसका मतलब होता है हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन, ठीक है। देखो नॉर्मल बीटी कॉटन के बारे में हमने देखा, नॉर्मल बीटी कॉटन जो होता है वो क्या होता है, वो पेस्ट के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि पेस्ट का जो इम्पैक्ट है उनके ऊपर नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और हो जा रही है ऐड, ये क्या है, ये एच टी मतलब हर्बिसाइड टॉलरेंट। अभी देखो ये जो हर्बिसाइड टॉलरेंट है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप देखो ये जो फार्मर्स है, फार्मर क्या करते हैं, आप देखोगे यहाँ पे फार्मर ग्लाइफॉस्फेट हर्बिसाइड इसे स्प्रे करते हैं, ठीक है। और इस स्प्रे के कारण क्या होता है, जो हमारा कॉटन का कल्टीवेशन है इसके आसपास में जो वीड होती है, ठीक है, ये वीड क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है हमारा क्रॉप जो होता है वो क्रॉप सेफ रहता है, ठीक है। इससे एडवांटेज क्या मिल रहा है, अगर आप देखोगे जो एचडीबीटी के सपोर्टर्स हैं उनका मानना है कि एचडीबीटी कॉटन के बेनिफिट्स हैं
कि इससे जो हम वीड हटाने के लिए लेबर रखते हैं, ये लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। वीड का कंट्रोल मेरा बहुत ईज़ी हो जाता है और फार्म का प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है? ये तो जो सपोर्टर्स हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये हर्बिसाइड ये है ना, ये ओवर यूज़ हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो बहुत सारे हर्बिसाइड है ना, ये हर्बिसाइड अपने आप में रेसिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं, ठीक है? और वो बन जाते हैं हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वीड, ठीक है? और फिर ये बन जाता है एक सुपर वीड का प्रॉब्लम, सुपर वीड प्रॉब्लम। अब हम इसे किसी भी तरह के स्प्रे से खत्म नहीं कर पा रहे। अब इसके लिए फिर से रिसर्च होगी। अब इससे इसको मारने के लिए जो बेटर तरीके का स्प्रे होगा वो वो डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है? अभी एक तो ये था, ये क्या था हर्बिसाइड का प्रॉब्लम, लेकिन जब हम ग्लाइफोसेट के बारे में बात करते हैं, तो ग्लाइफोसेट कंट्रोवर्सी अलग है। ग्लाइफोसेट कंट्रोवर्सी। अभी ये जो ग्लाइफोसेट कंट्रोवर्सी है, इसमें क्या होता है? एसडीबीटी कंट्रोवर्सी का तो मेन इश्यू ही वही है। ये क्या? ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट क्या है? ये भी एक क्या है? हर्बिसाइड है। ठीक है? यही वही हर्बिसाइड है जो यहाँ पे वीड्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है? अभी देखो हर्बिसाइड अलग-अलग तरीके का होता है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए कंट्रोवर्सी है। ये वीड्स को किल तो करता है, लेकिन कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग क्या है कि ग्लाइफोसेट ना कार्सिनोजेनिक होता है। मतलब कि इसका यूज़ करने की वजह से कैंसर हो सकता है और इसी कारण से ग्लाइफोसेट हमेशा डिबेट का एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। ठीक है? और इसी कारण से एचडीबीटी हमारा कंट्रोवर्शियल है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आने वाले, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है? अब आते हैं हम लोग अगले अगले कॉन्सेप्ट पे, और वो क्या? हमारा जीन एडिटेड क्रॉप्स पॉलिसी। देखो, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हमने जीएम क्रॉप्स भी देखा, हमने जीन एडिटेड क्रॉप्स भी देखा। ठीक है? जीन एडिटेड क्रॉप्स में आप क्या देखते हो? यहाँ पे जो जीन एडिटिंग टूल्स होते हैं जैसे क्रिस्पर, उसका यूज तो होता है, एंड उसका यूज करके क्या होता है कि प्लांट्स के जीन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है? अभी उसी तरह में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीएम क्रॉप्स है, जैसे कि जीन एडिटेड क्रॉप्स, इसमें क्या होता है कि फॉरेन जीन को हम इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है? फॉरेन जीन को हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जीन है, इसी जीन में जो डिफेक्शन है, उस डिफेक्शन को रिमूव करके उसे हम मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है? देखो, इसमें क्या है कि हम एग्जिस्टिंग जीन को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। इसीलिए इसका जो रेगुलेशन होता है ना, ये रेगुलेशन आप देख सकते हो कि कुछ हद तक रिलैक्स्ड होते हैं। बहुत ही टाइट रेगुलेशन नहीं होते। ठीक है? अब हम जब ग्लोबल ट्रेंड के बारे में बात करें, ये तो इंडिया के बारे में बात हो, ठीक है? अब हम ग्लोबल ट्रेंड के बारे में बात करते हैं कि दुनिया के बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो जीन एडिटेड क्रॉप्स को जीएम क्रॉप से अलग कैटेगरी में ट्रीट करते हैं। जिस तरह से हमने देखा दोनों के बीच में डिफरेंस भी है। ठीक है? और इसीलिए इन दोनों को अलग-अलग कैटेगरी में ट्रीट कर रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो कमर्शियलाइजेशन है, ठीक है? ये क्या होता है? ये ईज़ी हो जाता है। ठीक है? अभी देखो, लेकिन जब हम इंडिया के सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, इंडिया में जीन रेगुलेशन ना अभी जीन एडिटिंग रेगुलेशन अभी इवॉल्व ही कर रहे हैं। ठीक है? और गवर्नमेंट क्या है, ग्रेजुअली इस रिसर्च को अलाउ भी कर रही है। ठीक है? लेकिन इन सब में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है बायो सेफ्टी का। ठीक है? ये जो बायो सेफ्टी इवैल्यूएशन है, ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आप किसी भी क्रॉप को क्लियरेंस नहीं देते हो। ठीक है? ये तो सिंपल था। अभी देखो जीएमओ, ठीक है? मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड। जीएमओ रेगुलेशन इंडिया में कैसा है? ये तो जीन एडिटेड का था। जीएमओ रेगुलेशन अगर आप देखोगे, तो इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को रेगुलेट करने के लिए ना बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है जीएफआईसी।
जीईएसी। ठीक है, जीएसी का अगर फुल फॉर्म देखोगे तो इसका फुल फॉर्म होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। और ये जो कमिटी है ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर। ठीक है, अभी देखो क्या है कि अगर आप जीएसी का रोल देखोगे तो इसका मेन रोल है कि ये क्या करेगी, ये जीएम क्रॉप्स को अप्रूवल देगी। ठीक है, और रिजेक्ट करेगी। जैसे कि इसने ब्रिटी कॉटन को अप्रूवल दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा इंडिया में बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज भी हैं। ठीक है, ये जो बायोटेक्नोलॉजी का रेगुलेशन में ना और भी अदर एजेंसी जो जो इन्वॉल्व किया जाता है उनमें से कुछ एजेंसी है। एक का नाम है डीबीटी, एक का नाम है आईसीएआर। ठीक है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट। ये एजेंसी क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एंड जो फील्ड ट्रायल है यहां तक ही सुपरवाइज करती है। इसके बाद अप्रूवल का काम जो है और रिजेक्शन का काम जो है वो जीएसी करती है। ठीक है, बस इतना आपको पता रखना है कि यहाँ पर जितनी अदर बॉडीज है ये सिर्फ क्या कर रही है, रिसर्च और फील्ड रिलेटेड ट्रायल का ही इंफॉर्मेशन अपने पास रखती है एंड इसी को सुपरवाइज करती है। ठीक है, सुपरवाइज। अभी देखो जो बायोसेफ्टी फ्रेमवर्क है हमारा वो किस तरह का डेवलप हुआ है इसको भी समझ जाओ। बायो सेफ्टी फ्रेमवर्क। देखो जीएम क्रॉप्स को रिलीज करने से पहले क्या होता है ना कि मल्टीपल सेफ्टी टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद ही अप्रूवल दिया जाता है। और इन सब टेस्टेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एनवायरमेंटल सेफ्टी, ह्यूमन हेल्थ सेफ्टी, फूड सेफ्टी। अगर इस तरह के टेस्ट को ये सक्सेसफुली पास कर जाते हैं तभी कोई भी जीएम क्रॉप्स कमर्शियल क्रॉप्स के लिए अप्रूव होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा जो जीएम क्रॉप था जीएम मस्टर्ड। ठीक है, जिसे हम DMH11 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस क्रॉप को 2022 में जो हमारा जीईएसी है इसने एनवायरमेंटल रिलीज का अप्रूवल दिया था। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, इस अप्रूवल के पीछे सुप्रीम कोर्ट आते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस क्वो ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है, इसीलिए ये इशू अभी भी डिबेट में है कि अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एनवायरमेंटली रिलीज हो जाए। ठीक है, और अगर हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो एग्जाम में ना आप देखोगे कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ना 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे डीएनए बारकोडिंग क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, जीएम क्रॉप्स क्या है, जीएम जीन एडिटिंग क्रॉप्स क्या है, इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर बेस्ड। ठीक है, करंट अफेयर बेस्ड जैसे क्रिस्पर था। ठीक है, अभी माइक्रो आरएनए नोबेल प्राइज मिला हुआ है, तो इस तरह की चीजें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड आ जाती है। ठीक है, एंड फिर आता है तीसरा टाइप पॉलिसी बेस्ड। ये जो पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें आपसे जीएम मस्टर्ड के लिए कैसी पॉलिसी है, जीएसी क्या है, अदर एजेंसीज क्या है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि मैंने ट्राई किया है कि इन तीनों तरह की चीजें आप लोगों को समझा पाऊं।
ठीक है? अब आप कितना समझे हो, नहीं समझे हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ। जितने भी लोग देखते हैं, पसंद आया हो तो भी कमेंट करो, नहीं आया हो तो भी आप अपने डाउट्स बताओ कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या आपको यहाँ पे गलत लग रहा है या फिर क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है। आप बताओगे तो अगले लेक्चर में वो इम्प्रूव मिलेगा, या तो मैं ये कोशिश करूँगा कि अगर इस लेक्चर में भी कोई गलती हुई है, तो मैं उसे भी एडिट करके सही करके, ठीक है? और ऐसे गलती की गुंजाइश नहीं है, लेकिन आप लोगों से ये उम्मीद है कि आपको अगर इतना समझाने के बाद नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि क्या समझ नहीं आ रहा है, ताकि मैं उस चीज़ को क्लियर कर सकूँ, ठीक है? और इसी के साथ क्या है कि हमारा जो बायोटेक था, ये बायोटेक हम लोग कंप्लीट कर लिए। हमने इस बायोटेक के लेक्चर में देखा, अभी तक जितने भी हम लोगों ने किया, हमने इसमें डीएनए से जीन, ठीक है? जीन से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से जीन रेगुलेशन, ठीक है? यहाँ से हम लोगों ने जीन इंजीनियरिंग, ठीक है? एंड उसके बाद हम लोगों ने क्रिस्पर, फिर हम लोगों ने जीएम क्रॉप्स, फिर हम लोगों ने बायोटेक पॉलिसी। ये सारी चीजें एक फ्लो में की है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके हर एक टॉपिक से, हर एक कॉन्सेप्ट से, ठीक है? और इसी लेक्चर के साथ क्या है कि हमारा बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर की करवाई गई है। और मैं ये कोशिश करूँगा कि अगर मुझसे कुछ छूट गया है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताओ, ताकि मैं उसको भी इंक्लूड कर सकूँ, ठीक है? और अदरवाइज़ आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है टेलीग्राम पे, वो बता रहे हैं सर अच्छा लग रहा है लेक्चर पढ़ के, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है? तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इसका फ़ायदा लो, ठीक है? और आप भी अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, और साइंस एंड टेक का पूरा नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि फ्री है, ठीक है? चलो, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।